Assalamu alaikum. I hope so you are fine. Let's start today's lecture. Our today's lecture is very special because someone special demanding me to upload this syllabus. Her name is Rebecca. She is insisting me to make this video and uploading. तो फिर अब मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ. इसमें क्लास 7th के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे. उसका मिड टर्म सिलेबस पूरा मैं अपलोड करूँगी. देन लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रैशनल नंबर इंटीजर्स में कन्वर्ट करने हैं. उन्होंने कहा राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर्स, यानी ये जो रैशनल नंबर्स दिए हैं इसको हमने इंटीजर्स में करना है. इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी पॉइंट्स की वैल्यू नहीं होती, नंबर्स होते हैं. उसमें 0 to इन्फिनिटी वैल्यूज़ होती हैं. उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं. उसे इंटीजर्स कहा जाता है. इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं और इसमें 0 से लेकर +, -1, +, -2 एंड सो ऑन नंबर्स चलते हैं. अब ये तो इंटीजर्स नहीं हुए. कोई भी फ्रैक्शन यानी कोई भी इस तरह डिवाइड वाली टर्म में कोई भी वैल्यू हो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं और वो यानी इंटीजर्स नहीं होती. इंटीजर एक सिंगल नंबर हो, पॉइंट्स में ना हो, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स. अब ये -2 है, नीचे 1 है. जब हम ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर. अगर हमारे डिनोमिनेटर यानी डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू 1 हो, 1 कहीं पे भी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. मल्टीप्लाई में 1 अपने नंबर्स को ख़त्म कर देता है, जो दूसरा नंबर होता है वो आ जाता है. इसी तरह डिवाइड के नीचे भी 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको हम ख़त्म करके सिंपल -2 भी लिख सकते हैं. इसी तरह ये सेकंड है, 9 है और 3 है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 पर डिवाइड हो रहा है? आपके पास कोई भी यहाँ पे वैल्यूज़ हों, उसको आप सम करके देखें. जितनी भी नोमिनेटर पे वैल्यू यानी डिवाइड के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हों, आप उनको प्लस करके देखें. यहाँ पे तो एक ही है. अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ रहे हैं आप उन्हें प्लस करके देखेंगे. देन अगर वो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएं यानी वो जो है वो डिविजिबल बाय 3 हैं. तो अब ये 9 है, 9 तो हमें पता है कि वो 3 पर जाता है, तो ये हमने कट कर देना है. 3 1 3, 3 3 9, माइनस ऊपर चला जाएगा और -3 हमारा आंसर आ जाएगा. सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें नीचे भी अगर नेगेटिव साइन हो, ऊपर भी साइन हो, नीचे भी पॉजिटिव साइन हो, ऊपर भी साइन हो, तो ये आपस में कट जाते हैं. या आप इसे सिंपली ये भी कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गए, तो वो टर्म रिजोल्व भी हो सकती है. लेकिन डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इन्हें ऊपर नीचे ऐसे कट भी कर सकते हैं. और फिर 5 और 25 आपस में कट जाते हैं. डिविजिबल ऑफ 5 कैसे चेक करते हैं? किसी भी वैल्यू के एंड पे 0 या 5 आ जाए तो वो वाला नंबर 5 पे डिवाइड होगा. इसी तरह ये है 5 1 5, 5 5 25. देन वी हैव दिस आंसर. ये भी एक सिंगल में आ गया, पॉइंट में नहीं है, यानी ये भी किस चीज़ में आ गया? इंटीजर्स में. देन नीचे माइनस नहीं है, ऊपर माइनस है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा. फिर क्या करेंगे? हम इसको कट करेंगे. 7 1 7, 7 2 14. सो वी गेटिंग द आंसर. 3.1 एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट की है. उसका फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है रैशनल नंबर को इंटीजर्स में कन्वर्ट करना था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये इंटीजर्स देखे, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. देन हमने इसे कटिंग की रैशनल नंबर्स में, उसने क्वेश्चन दिया होगा, कटिंग करके हमने इसको इंटीजर्स की फॉर्म में लिख लिया.
सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने हमें कहा है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सेपरेट करें। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको समझते हैं। रैशनल नंबर जो सिंपली वैल्यूज़ हों उसे हम डिवाइड करके आ जाए, आंसर पॉइंट्स में आ जाए, जो भी आंसर आ जाए वो हम रैशनल में लिख देंगे। इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो भी वैल्यू आपकी अंडर रूट में हो, इन टर्म्स ऑफ पाई हो, पाई की वैल्यू या अंडर रूट की वैल्यू को हम इरेशनल नंबर में लिखते हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को रैशनल नंबर में लिखते हैं। तो अब हम इसमें से पिक करेंगे कि रैशनल नंबर की वैल्यूज़ कौन सी है, इरेशनल की कौन सी हैं। -1/3 इज़ अ रैशनल नंबर, under root 3 is a irrational number, pi is a irrational number, pi over 2 is a irrational number, and 1/2 is a rational number, and 5 is also called a rational number. I hope so you understand these both of questions. Let's start our next question. सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने कहा है बाय यूजिंग द रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है और न्यूमरेटर्स दिए हुए हैं, फॉलोइंग न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स क्या होते हैं, डिवाइड की ऊपर वाली वैल्यू, डिवाइड की ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और हमने इसको इस तरह फिक्स करना है कि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की वैल्यू को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया होता है ये बनना चाहिए। यानी हमने -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे उसी टर्म के साथ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने न्यूमरेटर की वैल्यू में यही आंसर बनाना है। तो ये तो 2 है, तो यहाँ पे -1 है, यानी हमें यहाँ भी -2 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इसी तरह हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2/6। नोमिनेटर की उसने वैल्यू कहा था, नोमिनेटर की हमारी वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो ही आई और नीचे चेंजिंग आएगी, क्योंकि उसने हमें नोमिनेटर की ही वैल्यू कहा था, डिनोमिनेटर की नहीं कहा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन -1/3, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -4 के साथ। -1 तो उन्होंने हमें पहले दिया हुआ है, हमें नोमिनेटर में -4 चाहिए, यानी हम यहाँ पे सिंपल 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं है ये टर्म से ही हमने मल्टीप्लाई कराना है, हमने इस टर्म के बराबर आंसर लाना है। अगर उसने हमें यहाँ पे नोमिनेटर कहा है तो नोमिनेटर का सेम आंसर आना चाहिए, इसके क्वेश्चन जाता। अगर डिनोमिनेटर का कहा है तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। 4 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 एंड 3 4s are 12। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्म हमारी यही है, आगे फर्दर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हमने -1/3 ही लेना है, लेकिन मल्टीप्लाई इससे ऐसे टर्म से कराना है कि यहाँ पे -7 बने। -1 तो एज इट इज़ है, यानी हम सिंपल 7 ही लेंगे। 7 1s are 7 -7, 7 3s are 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे 11, यानी हम इसे मल्टीप्लाई -11 के साथ करवाएंगे और डिवाइड भी -11 के साथ कराएंगे। तो क्या आ जाएगा, +11 over -33। सो हमें क्वेश्चन में भी उसने रैशनल नंबर कहा था और उसने ये कहा था कि फाइंड भी आपने रैशनल नंबर ही करने हैं, लेकिन न्यूमरेटर्स
उसने हमें ये फॉलोइंग न्यूमरेटर्स दिए होंगे। तो यानी हम फिर इसलिए हमने इस चीज़ को कटिंग नहीं किया, एज इट इज़ ही लिखा है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन सेम है, बस इतना सा फ़र्क है, ये यहाँ पे न्यूमरेटर्स को चेक करना था और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को चेक करना है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। इसमें हमने ले लेनी है 2/7। अब हमने देखना है कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कराएं। 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं, तो इसलिए हमने 7 2s आर 14 होता है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 के साथ ही कराएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में डिवाइड में तो माइनस भी चाहिए, इसलिए हम -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। देन इसे सिंपलीफाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, -14। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और फिर अब 28 का लेना है। फर्स्ट वैल्यू हमारी 2/7 है। अब हमने देखना है 7 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से कि हमारा 28 आ जाए। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28। यानी हम इसे मल्टीप्लाई भी 4 के साथ करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब हमें इस 28 के साथ कोई भी नेगेटिव साइन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें नेगेटिव साइन का क्वेश्चन ही नहीं दिया। तो हमने सिंपली इसे +4 और +4 के साथ डिवाइड कर देना है। 2 4s are 8 आ जाएगा और 7 4s are 28। इसका भी डिनोमिनेटर सेम आया, इसका भी डिनोमिनेटर सेम आया। सो दीज आर फर्दर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब उसने 2/7 ही दिया था। अब हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, -42। अब हमने 7 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पे 42 आ जाए। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42। इसी तरह हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड 6 के साथ करा देंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस का साइन लगा देंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -42 आ जाएगा। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उसने कहा रैशनल नंबर उसने हमें गिवन किया है और कहा रैशनल नंबर ही फाइंड करें, लेकिन आपको डिनोमिनेटर ये वैल्यू दे दी गई है। तो अब हम इसी तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2/7 मल्टीप्लाई 11 और 11, 7 11s are 77 होता है। तो आप 11 को 2s are मल्टीप्लाई करेंगे 22, 11 को 7s are करेंगे 77। तो ये भी आंसर, इसका डिनोमिनेटर भी ये आ गया, इसका डिनोमिनेटर भी ये आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। इसमें उसने कहा कि नंबर लाइन ड्रॉ करें जो कि फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को डिस्क्राइब करे या रिप्रेजेंट करे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। नंबर लाइन को आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हो। पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर सेंटर में 0 पॉइंट बनाना है और इसके एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखनी है, दूसरी साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। अगर आप ग्राफ पेपर पे भी देखें तो ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, इसकी ये वाली साइड पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव। तो इसी तरह हमने इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख ली, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ लिख ली। लेकिन ये तो हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं, -5/2 तो हमें उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
पहले हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे। 5/2 नेगेटिव साइन से तो पता चल गया हमें कि ये चीज़ नेगेटिव साइड पे ही आएगी, लेकिन 5/2 से हमें पता ही नहीं चला कि हमें इसको किस पॉइंट पे ला के रखना है। तो इसलिए हमने ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड के अंदर रखा 5 को और 2 पे डिवाइड करना शुरू किया। 2 2s are 4, 5 में से 4 निकाले 1, और जब डिवाइड के अंदर कोई छोटी वैल्यू आ जाए तो जाहिर है ऑब्वियस सी बात है कि उसको बड़ी करने के लिए ऊपर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमने नीचे वाली वैल्यू को बड़ी करना है तो हमें ऊपर से 0 उतारना होगा, इसलिए हमने 0 ऊपर से उतारा तो 2 5s are 10 हो गया। अब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी हमारा यही आंसर है। अब इसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये कहाँ पे आता है। -5/2 किसके बराबर है? -2.5। अब ये 2 के आगे है और 3 के पीछे, यानी ये बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो यानी हमारा इसका नंबर लाइन यहाँ पे बनी है -5/2। आई होप सो यू अंडरस्टैंड कि नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो या कोई भी साइन नहीं हो, वो पॉजिटिविटी की ही निशानी होता है, यानी वो पॉजिटिव की तरफ हमने बना देना है। अगर उन्होंने हमें नेगेटिव साइन दे दिया तो वो हमने नेगेटिव की तरफ बना देना है, और अगर रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन की टर्म में दे दिया तो आपने इसे सिंपली डिवाइड करके उसे इस फॉर्म में ले आना है। इसको इंटीजर्स नहीं कहते, इसको डेसिमल नंबर्स कहेंगे। डेसिमल में ले गए तो फिर हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। इसको तो पहले होल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। होल फ्रैक्शन बनी हुई है, इसको होल फ्रैक्शन इसकी ब्रेक करनी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने इसमें प्लस कर देना है। 5 1s are 5 और 5 में 4 प्लस किए क्या आया? 9/5। अब डिवाइड के अंदर आप 9 रखोगे और 5 बाहर। ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखते हैं, नीचे वाली बाहर। 5 1s are 5, 9 में से 5 निकाले 4, और फिर ये टर्म छोटी होगी और ये टर्म बड़ी हो गई। देन हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से 0 को नीचे उतारेंगे। अब 40 तो 5 के टेबल पे इजीली जा रहा है। 5 8s are 40, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 1.8 और पॉजिटिव है, यानी 1 के आगे और 2 के थोड़ा सा पीछे। इसकी वैल्यू यहाँ पे आई है 1/4/5। I hope so you understand how to draw a number line. Please do more practice to make this very easy. So let's start next exercise number 3.2. अब इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2 बातें कर रहा है कि क्या फाइंड करें? एडिटिव इनवर्स, एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी टर्म अगर वो प्लस में लिखी हो वो माइनस में चली जाएगी, अगर जो माइनस में लिखी हो वो प्लस में चली जाएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि जो चीज़ सिंगल इंटीजर्स में लिखी जाएगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी, और जो चीज़ फ्रैक्शन में लिखी होगी उसको हम रेसिप्रोकल करके नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। So these are some questions of additive inverse and multiplicative inverse. First of all we have a -7, इसका additive inverse क्या होगा? +7, और मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? -1/7। इसका 23 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -23, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1/23। इस वैल्यू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1
ओवर 3 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो एज इट इज़ ही लिख देना है। सो दीज आर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एडिटिव इन्वर्स इसका भी पॉजिटिव में है, हमने सिंपली माइनस में लिख देना है। इसका भी ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 117 over 102। I hope so you understand how के एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने क्या लेना है और इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है और किस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना है। सिंपल आ जाए तो उसे ऐसे लिख देना है, अगर ऐसे आ जाए तो उसे ऐसे, अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सिंप्लीफिकेशन का कहा हुआ है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में कुछ और तो नहीं है, माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर इस सिचुएशन में एलसीएम दोनों सेम हो, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यू सेम हो, तो आपने एलसीएम को 1 टाइम लिखना होता है और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को लिख के ऐड कर देना होता है। अगर हमारे पास ये दोनों एलसीएम सेम हो, 6/8, देन ये भी 2 के टेबल पे कट हो रहा है, ये भी 2 के टेबल पे कट हो रहा है, काट देना है। 2 3 6, 2 4 8, 3/4। ये हमारा आंसर आया फर्स्ट क्वेश्चन का। सो ये सारे वो वाले क्वेश्चन हैं जिसका एलसीएम सेम है, यानी डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ सेम है। अगर डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम है तो आपने एज इट इज़ उनके जो ऊपर नोमिनेटर की वैल्यूज़ होंगी उनको राइट कर लेना है, दैन उसे सॉल्व कर लेना है। ये दोनों माइनस होकर -22 बन रही थी ओवर 100, जिसके एंड पे 2 4 6 8 और 0 आए वो 2 पे डिवाइड इजीली हो जाता है। इसी तरह हमने इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 आ गया। 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0 ऐसे ही आ गया। -11/50 हमारा आंसर आ गया। इसका भी डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इसकी भी सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख ली। पहले हम डमास रूल अप्लाई करते हैं। डमास रूल क्या कहता है कि D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी इसी रूल के हिसाब से आपने अपने साइंस को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डमास रूल में डिवाइड था वो यहाँ नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई था वो भी नहीं आ रहा, उसके बाद ऐड का स्टेप है वो आ रहा है, यानी यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। 1 + 10 11, फिर उसके बाद माइनस करना है। 11 आया, 11 में से -5 करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। इसी तरह इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक दफ़ा राइट कर लिया, फिर ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। पहले हमने माइनस करना है, 13 में से माइनस किया 10 तो हमारे पास 3 आया। 3 में +4 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 7/23। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो और सेंटर में प्लस माइनस के कोई भी साइंस हो तो हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है। अब हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके हमारे पास डिनोमिनेटर यानी डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट हो, तो तब हमने क्या करना होता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या लेना है
एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं, डिनोमिनेटर की जितनी भी वैल्यूज होती हैं इसको यहाँ पे राइट करते हैं। फिर ये जौन से भी टेबल पे जाते हैं, जिस भी टेबल पे जाते हैं उस टेबल पे इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। 3 के टेबल पे 3 1 जा 3 और 4 3 के टेबल पे जब नहीं जाएगा तो 4 एज इट इज़ लिख देना। फिर 4 1 जा 4 और 1 एज इट इज़। फिर जब ये दोनों हमारे पास आंसर आए तो हमने क्या कर देना होता है, 3 × 4। 3 का टेबल 4 तक पढ़ देना होता है, तो क्या आ गया 12। अब हमारा एलसीएम क्या आया है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट हो, ये हमारा एलसीएम आया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 12। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमने एलसीएम लिया होता है उसको डिवाइड के अंदर रखना होता है और जो उसकी फर्स्ट वैल्यू होती है उसको बाहर रखना होता है। 4 3 आर 12 और जो ऊपर नोमिनेटर की जिस वैल्यू के साथ डिवाइड किया होता है उसके ऊपर वाली वैल्यू को हमने देखना होता है कि उसके साथ क्या करना है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3 हमारे पास क्या है 9, इसको आपने यहाँ पे राइट कर देना है, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर ये वाली वैल्यू को अंदर रखना है। इस वाली वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर लिया जिसके साथ ये आंसर आ गया। अब हमने इसके साथ करना है, ये वाली वैल्यू अंदर और ये वाली बाहर। 3 4 आर 12। फिर 4 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, आंसर क्या आएगा 16। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 16। 9 में से 9 में प्लस 16 किया तो क्या आएगा 25। 25/12। अब हमने देखना है कि ये कटता है, इसके लास्ट पे 5 है और इसके लास्ट पे 2 है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही कि इसको हम कट कर सकें। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमारे पास एलसीएम डिफरेंट आए तो आपने ये वाला काम करना होता है, ये वाला तरीका करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी एलसीएम हमारे पास डिफरेंट है तो हम इसका भी क्या लेंगे एलसीएम। 5 और 20 दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके एंड पे 0 आ रहा है और इसके एंड पे 5 आ रहा है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पे जा रही हैं। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 और 4 कौन से टेबल पे जाता है 2 के। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। आपने एलसीएम लेने वक्त सबसे पहले उसकी सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करना शुरू करते हैं कि ये वैल्यू सबसे छोटे टेबल पे जाती है। पहले 2 पे देखते हैं, 3 पे देखते हैं, पहले पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि ये कौन सा टेबल पे जाता है, फिर उसके सबसे मिनिमल टेबल से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। और जब यहाँ पे नीचे 1 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में आपने क्या कर लेना है मल्टीप्लाई। 5 2 जार 10, 10 2 जार 20। तो हमारा एलसीएम क्या आया 20। और अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू को हमने डिवाइज़र के अंदर लेकर जाना है और ऊपर वाली वैल्यू को बाहर लेकर जाना है। 5 4 जार 20 और जिस वैल्यू के नीचे से डिवाइड किया होता है उसके ऊपर वाली वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या आ जाता है आंसर 4।
और अगर एक और चीज़ आपने चेक करनी है, जिसका डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम आ जाए तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली ये वाली वैल्यू को राइट कर दिया करें। अगर हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख के प्लस कर लेना है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपने उसका एलसीएम ले लेना है। अगर एलसीएम किसी भी डिनोमिनेटर से सेम ना आए तो आपने ये प्रोसीजर उसके साथ करना है। अगर किसी का भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम आ जाए तो आपने उसके ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना होता है। 4 में से 3 निकाले 1/20। सो दिस इज़ आवर आंसर। अभी तक हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ इसमें चेक की हैं कि किस तरह का हमें क्वेश्चन आ सकता है फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब दोनों एलसीएम सेम हो तो क्या करना है, अगर दोनों एलसीएम डिफरेंट हो और उनका एलसीएम उनके डिनोमिनेटर से भी डिफरेंट आ जाए। और थर्ड स्टेप क्या किया है, एलसीएम डिफरेंट हो, एलसीएम लेके किसी भी डिनोमिनेटर से हमारा एलसीएम मैच कर जाए तो उसके ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ ही नीचे लिख देना होता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है। ये माइनस है, अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 1 - 49/50। तो इसके डिवाइज़र के नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 सपोज कर लेते हैं। 1/1 फिर से क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। अगर उसने हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता ना तो हमने ऐसी वैल्यू लेट करनी होती है। लेट का मतलब है खुद से जो हम डालते हैं, ऐसी वैल्यू लेट करनी होती है कि उसको हम दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आएँ तो कोई भी क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़े। तो हमने किया, अगर हमारे पास 50 और 1 है, इस तरह एलसीएम आ जाए। पहले तो एलसीएम डिफरेंट आता था, कोई वैल्यूज़ के साथ आता था। अब 50 है तो 50 के साथ 1 है, तो यानी आपने इसका एलसीएम क्या लिख देना है, 50 ही लिख देना। अगर एक एलसीएम में कोई नंबर दिया और दूसरा एलसीएम 1 हो तो आपने जो बड़ा नंबर होगा दोनों में वो लिख देना नीचे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड के अंदर, ऊपर वाली बाहर। 1/50 होता है। 1 को जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वो उतना ही आंसर देता है। 1 × 10 = 10, 100 = 100, 1000 = 1000। 1 मल्टीपल की जो भी वैल्यू होता है उसमें वो रिजोल्व हो जाता है। जो भी नंबर हमने 1 से बड़ा लिया होता है वो आ जाता है आंसर में। तो इसलिए 1 को 50 आ गया और ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 एज इट इज़ आ गया। और मैंने क्या बताया था, जिसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो उसकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। अब इसको माइनस कर दिया तो माइनस में क्या आया, 1/50। सो दिस इज़ आवर आंसर। जब हमारे पास एक टर्म में डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, खुद से लेट करके आगे फर्दर वही काम है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 3 टर्म्स आ चुकी हैं। तो पहले तो हमने ब्रैकेट को ही ख़त्म करना होता है। ये -1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5, और ये प्लस 9/10 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमने इसका क्या ले लेना है, एलसीएम। 2, 5 और 10। अब हमने इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी वैल्यू 2 लेंगे। 2 × 1 = 2, 5 2 के टेबल पे नहीं जाता, 5 एज इट इज़, 2 × 5 = 10।
आगे क्या करेंगे, 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज़, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। अब ये जो दोनों आंसर आया इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 2 जार क्या आ जाएगा 10, इज इक्वल डाल के हमने इसका क्या लिख दिया 10। अब अपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये वाली वैल्यू को अंदर रखना है और ऊपर वाली वैल्यू को बाहर रखना है। 10 को अंदर रखा, 2 5 जार 10, मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ गया, ऊपर वाली वैल्यू के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई -1 और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर -5। आप माइनस लिखो या ना लिखो, इट्स अप टू यू, माइनस लेकिन एज इट इज़ आ जाएगा -5। अब ये माइनस एज इट इज़ आ गया। अब फिर आपने 10 को अंदर रखना है और बाहर 5 रखा, 5 2 जार 10 और ऊपर वाली वैल्यू के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 जार 2। अब हमारा एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सेम आ जाए तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना होता है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आगे प्लस माइनस को एडिंग। इसमें ऐड तो नहीं हो रहा लेकिन -5 -2 क्या आ गया -7, -7 + 9 / 10। इसमें कोई भी टर्म्स ऐड नहीं हो रही तो हम ये कर ही नहीं सकते। अब हम नेक्स्ट स्टेप चले जाएंगे सब्ट्रैक्ट पे, -5 -2 -7 हो जाएगा, -7 में +9 किया 2 आया, 2 और 10 आंसर आया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 इज इक्वल टू 1/5। सो दिस इज आवर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी तीनों वैल्यूज़ एलसीएम की डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, देन हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। एट 9 18, यानी ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 जार 8, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 9 जार 18। अब ये 2 पे जा रहा है, 2 2 जार 4, 9 एज इट इज़। जो चीज़ उस टेबल पे नहीं आएगी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, 2 1 जार 2, 9 और 9। फिर से 3 से किया, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 3 जार 72। सो हमने ये एलसीएम लिया। अब ये एलसीएम हम यहाँ पर राइट कर देंगे, फिर ये वाली वैल्यू डिवाइड के अंदर, इसके नीचे वाली बाहर, 8 9 जार 72 और जो ऊपर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जार 9। साइंस ऐसे ही रहेंगे। अब नीचे हम करेंगे 72 को अंदर रखेंगे, 9 को बाहर, 9 8 जार 72 और ऊपर 1 था, 8 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन। फिर हमने 72 को अंदर रखना है, क्योंकि ये टर्म्स कोई भी सेम नहीं है इसलिए सब नंबर्स के साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 18 4 जार 72 होता है और 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा 60। इसमें भी हम डेमास रूल अप्लाई करेंगे। डेमास रूल क्या कहता है कि पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई
फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इसमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन है तो हम यानी इसको ऐड करेंगे। 9 में 8 प्लस किए 17 आया। 17 में से अब हमने क्या माइनस करना है, 60। तो हमारे पास क्या आएगा, -43। बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और ये दोनों किसी भी एक टेबल से नहीं कट रहे क्योंकि इसके एंड पे 3 आ रहा है और इसके एंड पे 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये दोनों किसी टेबल पे कट जाए। सो दिस इज आवर आंसर। सो दीज टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, सारी नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हमने उसका एलसीएम लिया, देन उसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया एंड वी गेटिंग द आंसर। लास्ट वन वाला भी ऐसे किया, इसको इसे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को रिजॉल्व किया, देन आगे सिंपली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वैसे ही किया। सो लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं। पहले तो हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं कि उसमें क्या था कि उसमें यहाँ पे प्लस और माइनस था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन आ गया। तो मल्टीप्लाई में हमने ऑब्वियस सी बात है कि टेबल्स पढ़ने होते हैं। 8 3 क्या होता है, 24। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एटलीस्ट 9 तक टेबल्स याद कर लें। आगे फर्दर्स कोई भी टेबल आ जाए तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करके देन उसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 4 36। अब डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे चेक करते थे कि किसके एंड पे 0 2 4 6 और 8 आ जाए। इसके एंड पे 4 है 6 है यानी ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप यहाँ पे लिख दें 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 कैरी आ गया, 2 8 16। आप इन्हें ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अपने टेबल्स को इन फिंगर टिप्स पे रखें कि आपको रफ वर्क करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमारे पास क्या आया, 12/18। अब इसके एंड पे भी 2 और 8 है, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 6 18 एंड 2 9 18। 6/9 आ गया। अब ये 6 और 9 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 2 6 3 3 9। So we have this answer 2/3. I hope so you understand how to take multiply. Multiplications के रूल समझ आ गए आपको। So this is the next question. हमने कोई भी टेबल याद किया वो 10 तक याद किया हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास वो 7 का टेबल कह रहा है 50 पे मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे करेंगे, 50 को ऊपर रखेंगे और 7 को नीचे रखेंगे। 7 0 0। 0 को जिस भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। 7 5 35। इसलिए 7 को 50 पे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया, 350। अब किसी भी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से 1000 से, यानी 1 के साथ जितने भी ज़ीरो उस टर्म के साथ उतने ज़ीरोस आ जाते हैं। अब ये 0 को 0 से काट दें। अब इसके एंड पे 5 है और इसके एंड पे 1 है, यानी ये एक टेबल पे तो जा नहीं रहा। ये आगे फर्दर इसकी कटिंग नहीं हो रही इस क्वेश्चन की, तो यानी हमारा आंसर यही है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करना है। -51/28 मल्टीप्लाई 14/30। मल्टीप्लाई का एक रूल है कि मल्टीप्लाई ऐसे ऊपर और नीचे भी डिवाइड हो कट हो सकता है, और जैसे ये मल्टीप्लाई ये क्रॉस का साइन है, ये इस तरह भी डिवाइड हो सकता है, कट हो सकता है। यानी 14 को 28 की तरफ क्रॉस जा रहा है, इसको इस तरह भी कट कर सकते हैं 51 को 30 पे, और इन्हें ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं।
इट्स अप टू यू कि आप इन्हें पहले मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करते हैं देन सॉल्व करते हैं या पहले ही कर देते हैं। अब ये वाले भी कट हो रहे थे लेकिन मैंने एज इट इज़ आपको बता दिया कि आप पहले मल्टीप्लाई करें और फिर देन इसे कटिंग करें। लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में एक बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप कोशिश किया करें कि स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर दिया करें। 14 1s are 14, 14 2s are 28। अब ये ऊपर नीचे भी नहीं कट रहे और ये यहाँ आमने सामने कट रहे हैं। 3 10s are 30 और 3 17s are 51। डिविजिबिलिटी 3 पे हम कैसे चेक करते हैं कि ये 3 पे जा रहा है, उन वैल्यूज़ को सम करते हैं और देखते हैं कि वो 3 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं है। अब 5 में 1 प्लस करें, 6 आ रहा है यानी वो 3 पे जा रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है 6 यानी ये 3 के टेबल पे जाएगा। अगर तो ये भी 3 में 0 प्लस करें, 3 आ रहा है यानी ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। 3 10s are 30 तो आप कर लेंगे। 51 को 17 पे कैसे आया, 51 को अंदर रखा 3 को बाहर, 3 1s are 3, 5 में से 3 निकाले 2 आया और 1 एज इट इज़। 3 7s are 21। इसी तरह हमारा क्या आंसर आया है 17, इसलिए मैंने यहाँ पे 17 लगा दिया। अब आगे ये फर्दर कट नहीं हो रहे तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। 17 1s are 17 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 20। सो वी गेटिंग द आंसर। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अगर आपको कटिंग करने की जरूरत पड़े, ऊपर नीचे करना है और क्रॉस का साइन जिस तरफ जा रहा हो उस तरफ कट करना है। जब प्लस माइनस यहाँ पे हो तो हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और माइनस आपस में रिजॉल्व यानी ख़त्म नहीं होते तो ब्रैकेट्स हम ऐसे ही रखते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 100 से तो हमारा आंसर आएगा, और कट करके देखें तो तब भी आएगा। अब ये 2 और 32 है, इसके एंड पे भी 2 है और इसके एंड पे भी 2 है, तो यानी ये 2 के टेबल में कर सकते हैं। 2 1s are 2 हो जाएगा और 32 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1s are 2, 3 में से 2 निकाले 1, 2 एज इट इज़, 2 6s are 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया है 16। तो यहाँ पे 16 लिख देना है। 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी ऐसे क्रॉस है यानी ये वाला इससे भी कट सकता है। 5 1s are 5, 5 4s are 20। अब ये दोनों ऊपर नीचे भी कट सकते हैं। 4 1s are 4, 4 4s are 16। ऊपर सिंपली 1 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 4, क्या आंसर आया हमारा 4। आई होप सो यू अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सेंटर में डिवाइड आ गया। अब हमने वो कैसे सॉल्व करना होता है। 121 ओवर 169, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है और इसका एक रूल है कि कैसे करना है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो 13 को हमने ऊपर लिख देना है और 11 को नीचे लिख देना है। अब इन्हें कट कर लेना है। 11 1s are 11, 11 1s are 11, 12 था 1 कैरी चला जाएगा, ये भी 11 बन गया तो 11 1s are 11। अब 13 1s are 13, 13 1s are 13, 14 15 16 यानी 3 हम यहाँ कैरी दे देंगे। 13 3s are 39, 11 1s are 11 और 13 1s are 13। So we getting the answer. So this is next question 5 over 7। इसके भी यहाँ डिवाइड है, इसको भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 40 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। 5 1s are 5, 5 7s are 35 और 7 और 40 आपस में कट
नहीं हो रहे, यानी इसे हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 49। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अपने फिंगर टिप्स पे नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले टेबल्स याद करने हैं, देन आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी डिवाइड है, इसको भी मल्टीप्लाई करने से डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने वक्त इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर चली जाएगी वो नीचे आ जाएगी। 300/2 और अब हम इससे कटिंग करेंगे। 100 का टेबल तो हम इजीली पढ़ सकते हैं। 100 1s are 100, 100 2s are 200, 100 3s are 300, तो ये कट होके 3 बच गया। और 1 1 और 2 2 का आंसर निकालेंगे। देखते हैं कि आपस में कटते हैं। 2 2 2 को अंदर रखा, 1 1 1 को बाहर रखा। अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये कट होंगे कि नहीं, तो आपने बाहर वाली वैल्यू को ऊपर रख लेना है और नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, इस तरह आ जाएगा, यानी ये जा रहा है 2 के टेबल में। तो आपने इसको कट करके यहाँ पे 2 लिख देना है। 111 1s are 111, 111 2s are 222, 3/2 हमारा आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 टर्म्स दे दी हैं। फर्स्ट टर्म हमेशा एज इट इज़ रहेगी। हमने ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करनी है, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। इसको भी मल्टीप्लाई करने के वक्त ऐसे ही करेंगे, देन हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब ये जा रहा है 8 1s are 8, 8 2s are 16, 4 75 के टेबल में भी नहीं जा रहा और 25 के टेबल में भी नहीं जा रहा, तो हम इसको एज इट इज़ रख देंगे। अब इसके एंड पे भी 5 है 5 है 5 है, यानी ये जो है टेबल इस पे कट सकता है। 5 2s are 10, 2 कैरी चला गया, 5 5s are 25, और यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। 5 1s are 5, 2 कैरी चला गया, 5 5s are 25, 25 25 से काट दें। अब आगे फर्दर कटिंग नहीं हो रही, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 1 1 15, तो 15 आ गया। यहाँ पे भी 1 है, 2 4s are 8, हमारा इसका ये आंसर आ गया। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। ये ऊपर वैल्यू चली गई, ये नीचे आ गई। ये भी डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई। 2 0 2 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया, ऊपर 1 बचा तो 1 लिख दिया, नीचे माइनस माइनस प्लस, 9 1s are 9, सो वी हैव दिस आंसर। ये भी हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो देन कटिंग की। 13 1s are 13, 13 3s are 39, 5 3s are 15, 5 2s are 10। सिंपली जो वैल्यूज़ बची थी उनको हमने लिख दिया नीचे मल्टीप्लाई करके। अब हमने मल्टीप्लाई के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए, डिवाइड के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब एक और बात है जो समझने वाली है। अगर हमारे पास नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, नोमिनेटर ग्रेटर आ जाए, अगर नोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर आ जाए तो आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है वो मैं आपको करके बताती हूँ। इस वैल्यू को अंदर रखना है, इस वैल्यू को बाहर। 2 1s are 2, 3 में से 2 निकाले 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा और फिर 0 उतरता है। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में आपने ऐसे नहीं करना होता। मिक्स फ्रैक्शन में ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये एज इट इज़ रहती है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो साइड पे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर चली जाती है, और ये हमारा फिर आंसर आता है। और आपने चेक करना है मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेक करनी होती है।
2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3/2 यानी वही आया, यानी हमारी मिक्स फ्रैक्शन ठीक आई है। इस टर्म का आंसर भी ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी है, तो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 15 को अंदर, 8 को बाहर। 8 1 ज़ा 8, 15 में से 8 को माइनस किया, यहाँ क्या आया 7। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ रहती है, ऊपर वाली वैल्यू साइड पे चली जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। इसमें भी करके देख लें। 8 1 ज़ा 8, 8 में 7 प्लस किया 15 ही आया। अब ये भी ऐसे आया। 99 को जब अंदर रखेंगे, 26 को बाहर रखेंगे। 26 1 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52, 26 3 ज़ा 78, 24 26 4 ज़ा 104, तो यानी यहाँ 3 टाइम्स ही आ रहा है। 26 3 ज़ा 78, 9 में से 8 निकाले 1, 9 में से 7 निकाले 2। हमारा नीचे 26 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू साइड पे चली जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें डिवाइड का भी साइन है और मल्टीप्लाई का। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है, देन जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3। So this is our next question. 8/9 as it is. Divide multiply में convert 3/2, और वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने इसे कटिंग कर लेना है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 multiply 1 1, 1 multiply 5 5, 1 multiply 1, 1 multiply 7 7। So we getting the आंसर। अगर आपको ऐसे क्लियरेंस नहीं होती कि एक ही मर्तबा आप सारे काट लो, तो आप एक मर्तबा एक वैल्यू पे कट करके दोबारा उसे मल्टीप्लाई में नीचे लिख लिया करें, और आप दोबारा भी उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 15 1, ये 51 का डिवाइड मैंने पीछे भी करना सिखाया, और 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 15। ये आगे फर्दर भी कटिंग होता है, लेकिन ज़्यादा मैसी नहीं करना चाहते, अगर आप वर्क गंदा नहीं करना चाहते तो आप इसे नीचे भी लिख सकते हो। 1 multiply 1, 1 multiply 8, 2 17 ज़ा 34, ये इसके एंड पे भी 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी ये 2 के डिविजिबिलिटी हैं, तो इसे 2 के टेबल पे कट करके और आपने अपना ये आंसर निकाल लेना है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी 3.2 भी ख़त्म हुई। So let's start last exercise of unit number 3, exercise number 3.3। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी इनको कट करके स्मॉलेस्ट वैल्यू बनानी है हमने, कि आगे वो फर्दर कटिंग ना हो सके। ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हमारा आंसर आ गया। ये 3 के टेबल पे कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव साइन एज इट इज़, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये भी हम कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो -1/3 हमारा आंसर आ गया। माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, so we have answer 1/5। So these are two next question जिसे हमने सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 6 के टेबल में 42 आता है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। सो हमारा क्या आंसर आया, 1/7। अब ये दोनों
बी एक टेबल पे कट रहे हैं, कौन से टेबल पे? 9 के। 9 3 ज़ार 27, 9 5 ज़ार 45, तो -3/5 is a answer. So let's do our next question. ये भी 49 7 के टेबल पे कट जाएगा, 14 भी। 7 7 ज़ार 49, 7 2 ज़ार 14, so we have the answer. ये भी कट जाएगा 9 के टेबल पे, 9 4 ज़ार 36 और 9 6 ज़ार 54। ये आगे फर्दर भी कट हो रहा है, तो इसे हम एक दफ़ा यहाँ लिख लेंगे। इसके एंड पे 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी 2 पे जा सकता है। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2/3 हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 198 और 297। अब ये 2 के टेबल पे तो जा नहीं रहा, अब हम देखेंगे 3 पे जाएगा। 3 पे क्या करते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको सम करते हैं। 8 में 1 प्लस किया 9, 9 में 9 प्लस किया 18, यानी ये चीज़ तो 3 पे डिवाइड हो रही है। अब नीचे देखते हैं, 9 में 2 प्लस किए 11, 11 में 7 प्लस किए 18, यानी ये दोनों डिविजिबल बाय 3 हैं। तो कट करेंगे, 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी देंगे, 3 6 ज़ार 18, और यहाँ पे 3 9 ज़ार 27, 2 कैरी 3 9 ज़ार 27, तो क्या आया हमारे पास? -66/99। और ये सिंपली तो 11 के टेबल पे कट जाएगा। 11 6 ज़ार 66, 11 9 ज़ार 99, तो -6/9। अब ये भी 3 के टेबल पे कट रहे हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, सो वी हैव अ दिस आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये ऊपर वाला तो 2 पे इजीली कट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला कट नहीं होगा। लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में हमने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को एक ही टेबल पे कट करना होता है, तो इसलिए हमने इस 2 पे तो ये जा नहीं रहा। अब 3 पे जा करके देखेंगे। 4 में 2 प्लस किए 6, यानी ये जा रहा है 3 के टेबल में। 5 में 3 प्लस किए 8, 8 में प्लस 7 किए 15, यानी ये भी 3 के टेबल पे जा रहा है, तो इसे कट करेंगे। 3 6 ज़ार 18, 2 कैरी गया, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 कैरी गया, 3 9 ज़ार 119 आ गया, 3 9 ज़ार 27, 68 आ गया, और नीचे क्या आ गया? 119। अब ये सिंपली 17 के टेबल पे कट हो रहा है, अब इस पे कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 17 4 ज़ार 68, 17 7 ज़ार 119, तो 4/7 हमारा आंसर आ गया। अब ये 14 एंड पे 4 है, 6 है, यानी ये 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 7 ज़ार 14, 2 9 ज़ार 18, और यहाँ 1 लगा, 2 8 ज़ार 16, तो क्या आया? 7/98। और अब ये फर्दर भी डिवाइड होगा। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 2 कैरी, 7 4 ज़ार 28, यानी 7 को 14 पर डिवाइड करने से 98 आता है। 1/14 हमारा आंसर आ गया। ये तीनों ज़ीरो इससे कट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस माइनस से कट गया। 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, सो वी हैव अ दिस आंसर। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये दोनों साइंस को हमने इसमें अप्लाई करना है। अब हम इन दोनों साइंस को लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों सेम ही नहीं है वैल्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को सेम करेंगे, देन इसे आगे इन दोनों साइंस में से कोई साइन अप्लाई कर पाएंगे। अब ये 20 है, छोटी चीज़ को हम बड़ी चीज़ इजीली बना सकते हैं। 1/2 है, इसको 20 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी 10 से कर देंगे और डिवाइड भी 10 से। 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। अब हमने यहाँ पे 10/20 रखना है और 15/20 रखना है। और अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15/20।
इसलिए हमने इजीली कैलकुलेट कर ली ना, ये। अब हमें कैसे वो चलेगा कि ये वाली तो यहाँ 1/2 थी। अब देखें ये वाली फॉर्मूला में 1/2 ही छोटा है। अब इसको भी कैलकुलेट, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20 आ गया। इसको भी आप डिवाइड करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। क्वेश्चन वाली वैल्यूज बन गई, यानी हमारा 1/3 छोटा है, 3/4 बड़ा है। इसी तरह हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना है। 2/-3 या 1/6। अब हम 6 इजीली बना लेंगे। 2/-3 है, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 के साथ कर देंगे। 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 और 2 2 ज़ा 4। नीचे दोनों वैल्यू सेम हो गई। -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। यहाँ पे +6 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। फिर अब हमने इन्हें आमने सामने रखना है। -4/6 और 1/6। नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो 1/6 हमारा बड़ा है। अब हम इसे कट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर क्वेश्चन वाली टर्म बन जाएगी, यानी 2/-3 छोटा है 1/6 के साथ। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। 2/10 है माइनस का, और माइनस का ही 3/10 है। अब दोनों वैल्यू माइनस की आ गई। माइनस में 0 बड़ा होगा, -1 उससे छोटा, -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा। यानी माइनस में जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो उतनी छोटी होगी। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। अब यानी -2/10 वाली अमाउंट बड़ी है, तो क्या पता लगा हमें? -1/5 इज ग्रेटर देन 2 3/-10। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हम -4/3 को मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड भी 3 के साथ करा दूंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें जो भी वैल्यू चाहिए उसके बराबर हमने इसको लाना होता है। -12/3 3 ज़ा 9। अब इधर -12/9 लिख देंगे और इधर -4/3 लिख देंगे। अब कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? ये गलत लिखा गया। -1/9 और -12/9 लिखना था। अब -1/9 वाली अमाउंट बड़ी है, -12/9 वाली अमाउंट छोटी है। यानी क्या पता चला? -1/9 ग्रेटर देन 2 -4/3। So this is our next question. -1 -2/3। अगर एक साइड फ्रैक्शन वाली हो तो दूसरी वाली भी हमने खुद बना लेनी होती है, नीचे 1 को लेट करके। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू 3 है, यानी हमने इस वाली वैल्यू को क्या बनाना है? 3 बनाना है। -1/1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3, -3/3 आ गया। तो अब हम इधर पुट कर देंगे -3/3 और यहाँ पे पुट कर देंगे -2/3। साथ में बॉक्स बना देंगे। -3/3 -2/3, तो कौन सी अमाउंट बड़ी हुई? -2 वाली अमाउंट क्या हुई? बड़ी। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2/2 आ गया। अब 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 2/2 आ जाएगा। 1 बड़ा होता है या 2? ऑब्वियस ही बात है, 2 बड़ा होता है।
जो भी वैल्यू बड़ी होगी उस तरफ आपने साइन का फेस कर देना। सो दीज आर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 का टेबल 7 के टेबल में भी 2 नहीं आता, 2 के टेबल में भी 7 नहीं आता, यानी हमने इन दोनों को सेम वैल्यूज करने के लिए ये माइनस माइनस से काट देना। 5/7 कोमा -1/2। 7 को फर्स्ट वाली अमाउंट को हमने ये वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। 5 2s are 10, 7 2s are 14। दिस इज अ फर्स्ट वैल्यू। और सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। 7 1s are -7, 7 2s are 14। दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। 10/15 -7/14। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो हमने इसका फेस इस तरफ कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसका भी ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिफरेंट तो है लेकिन कोई भी टेबल इन दोनों को मैच नहीं कर पाएगा। ये 10 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर कोई भी टेबल एक चीज़ पे अप्लाई होकर दूसरी चीज़ नहीं बनाता, फिर दोनों चीज़ों को सेम करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। 11/-10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 11। 11 11s are 121, 11 10s are 110। ये फर्स्ट आ गया। अब सेकेंड -10/11। अब यहाँ पे 10 था, इसे 10 के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है और 10 के साथ ही डिवाइड। -100 और नीचे 110। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे। -121/110 और -100/110। अब नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। अब इसमें 100 और 121 छोटा हुआ, 100 बड़ा हुआ, तो 100 की तरफ फेस कर देना है। यानी क्या बात हुई, 11/-10 इज लेस देन 2 -10/11। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 100 है। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके 100 इजीली बना सकते हैं। तो -1/25 मल्टीप्लाई भी 4 से करा देंगे और डिवाइड भी 4 से करा देंगे। -4/100 आ गया। अब हम इस वैल्यू को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। -3/100 -4/100। इसमें ये वैल्यू बड़ी है, यानी -3/100 is greater than 2 -1/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। -4/7 मल्टीप्लाई सेकेंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। -8/14 नीचे भी ऐसे करेंगे। 5/-2 है, मल्टीप्लाई 2/7। 5 2s are 10, -2 7 -14। तो अब इसे कंपेयर कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में। तो क्या आ जाएगा, -8/14 -10/14 और -8/14 बड़ा हुआ -10/14 से। इट्स मीन -4/7 is greater than 2 5/-2। So these two are last question of question number 2। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस से कट गया और ये हमने इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए कुछ ऐसे मल्टीपल को चूज़ करते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाए। इसके ऊपर नीचे 9 था, 7 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। इसके नीचे 7 था,
दूसरी डिनोमिनेटर से दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया एंड देन वी गेटिंग द आंसर। इसके भी दोनों सेम थे, कोई वो बन नहीं रहा था कि किसी एक ही टेबल से मल्टीप्लाई करा दें, इसलिए इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कराया। इस जिसके नीचे 11 होता है फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के साथ कराना होता है, जो सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। देन हमने इसको कंपेयर करना होता है और अपने जो उन्होंने कहा है साइंस पुट करने को वो अप्लाई करने होते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं कि नहीं, और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। इस वाली वैल्यू को हम ए कह देते हैं, इस वाली को बी, और सेंटर में प्लस का साइन होता है, और ये वाली यहाँ जाके बी हो गई और यही वाली वहाँ जाके ए हो गई। अगर इसी तरह वैल्यू हो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पे भी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या टू वेरिएबल्स टू सम्स वैल्यू और इज इक्वल टू उनके सम के वैल्यू हो दोनों साइड्स पे, बस पोजीशंस डिफरेंट हो, उनको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? -1/2 प्लस 1/3। जब सेंटर में प्लस होते हैं टू डिफरेंट वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका क्या लेना होता है? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ गया, एंड 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 2 को मल्टीप्लाई 3 किया तो आंसर क्या आया? 6। तो यहाँ पे हमने नीचे 6 लिखा। इस वाली वैल्यू को डिवाइड के अंदर रखते हैं और इस वाली वैल्यू को बाहर, 2 3 ज़ा 6, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, और हमारे पास क्या आंसर आया? -3। अब ये प्लस का साइन एज इट इज़, फिर 6 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, 3 2 ज़ा 6, फिर उस जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं उसके ऊपर वाली वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, -3 + 2 क्या आया हमारे पास आंसर? -1/6। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है? -1/6। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करेंगे कि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आई हैं कि नहीं। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेंगे 1/3 सॉरी, प्लस -1/2 विथ क्लोज ब्रैकेट। अब सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट को ब्रेक करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। 3 2 का एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आया, 6 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 2 3 ज़ा 6 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 2 में से -3 निकाले तो -1/6। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आई हैं। So we write hence proved left hand side is equal to right hand side. I hope so you understand it. आपको सिंपली अगर साइंस के अंदर अगर वैल्यू के अंदर साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो, आपने एलसीएम लेना है, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। देन आपको एलसीएम का सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए कि हमने उसको करना कैसे है, लिखना कैसे है, और देन आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी 2 टर्म्स हैं और ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन आपने लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लिया, फिर आपने एलसीएम ले लिया और गेटिंग द आंसर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आई है, यानी
ये क्वेश्चन भी ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब 3 टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए कह दें, सेकंड को बी और थर्ड को सी विथ साइंस एंड ब्रैकेट। फिर इस वाली 3/5 को हमने क्या नाम दिया था? ए। 1/2 को बी और 7/10 को सी। अगर हमारे पास 3 अमाउंट्स आ जाएं, 3 टर्म्स आ जाएं, पहले वाली टर्म में ब्रैकेट 2 वैल्यूज़ पे हो और लास्ट 2 वैल्यूज़ पे हो और फिर राइट हैंड साइड की ब्रैकेट फर्स्ट 2 वैल्यूज़ पे हो, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड ली 3/5 प्लस 1/2 प्लस 7/10। इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर दी। ब्रैकेट ख़त्म करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब सिंपली सेंटर में प्लस है, आप इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। हमने अंदर लिखा 5, 2 और 10। 5 1s are 5, 2 as it is, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2। 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया? 10। यानी इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या है? 10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लाइन लगा के। फिर इस वैल्यू को अंदर, इसको बाहर और इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आएगा। इस वैल्यू को अंदर, इसको बाहर, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 6 5 11 और 11 में 7 प्लस किए 18, 18/10। ऊपर वाली को ख़त्म किया, 2 9s are 18, 2 5s are 10। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी आ जाए और नीचे वाली वैल्यू छोटी आ जाए तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। 9 को ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना होता है, नीचे वाली को बाहर। 5 1s are 5, 9 में से 5 निकाले 4, तो नीचे बेस वैल्यू वो ही रहेगी, ऊपर वाली साइड पे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है। सो दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। इसकी ब्रैकेट ख़त्म करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 2 10 का हमने सिंपल एलसीएम ले लेना है। फिर ये वाली वैल्यू को अंदर, ये वाली वैल्यू का वहाँ तक टेबल पढ़ना है जहाँ तक 10 आ जाए। 5 2s are 10 और जो आंसर आएगा 2, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 6। 2 5s are 10, 5 1s are 5। ये दोनों सेम वैल्यूज़ है, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 + 5 11, 7 18, 18/10, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 9/5 हमारा आंसर। जब ऊपर कोई भी वैल्यू बड़ी आ जाए तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो इसका भी क्या आंसर आया? 1 5/4/5। तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल, सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. I hope so you understand this question. Do more practice. So this is the next question. इसमें भी ABC 3 टर्म्स हैं, यानी ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें भी ब्रैकेट ख़त्म करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम सिंपली ख़त्म कर देंगे। और जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या था? 2 5 और 4। 2 1s are 2, 5 एज इट इज़। जो चीज़ नहीं डिवाइड होती उसको हमने एलसीएम में
एज इट इज़ लिख दिया करना है। 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे 20 राइट किया। 2 10 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, प्लस का साइन आ गया। 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। इसमें हम प्लस करेंगे, पहले प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू डुमास रूल। 12 + 5 17 और -10 + 17, तो क्या आंसर आया 7/20। इसमें ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब राइट हैंड साइड लेंगे, -1/2 + 3/5 + 1/4। इसका भी हमने इजीली ब्रैकेट को रिजॉल्व कर दिया क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका भी एलसीएम 2 5 4 ही टर्म्स का था, तो 20 एज इट इज़ आ गया। 2 10 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, साइंस एज इट इज़। 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, + 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। 12 में 5 प्लस किया क्या आया 17, और 17 में 10 को माइनस किया तो 7/20। तो both are sides are equal, hence proved left hand side is equal to right hand side. So this is the next question. इसमें मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करना है। इसमें भी a है, ये b है, और ये b है और ये a है। ये है कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन अगर इसके दरमियान में प्लस होता है तो हम इसको कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह देते हैं, और अगर इसके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो हम इसे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन कह देते हैं। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, -12/105 मल्टीप्लाई -15/84 सॉरी। अब ये कटते हैं तो काट देने हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 15 1 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड भी ऐसे ही होगी, -15/84 मल्टीप्लाई 12/-105, 12 1 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 15 1 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, माइनस माइनस से कट गया। इसका भी क्या आंसर आया 1/49। सो दीज इक्वेशंस आर ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर इसे ब्रैकेट खोल के लिख दें, तो हमने इसको खोल के लिख दिया, सिंपली कटिंग कर लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब आगे कोई कटिंग नहीं होती, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, नेगेटिव साइन ऐसे। सिमिलरली नीचे वाला राइट हैंड साइड भी ऐसे की दोनों हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू b + c ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। ये a है मल्टीप्लाई b + a मल्टीप्लाई c। अगर इसी तरह आए कि फर्स्ट वैल्यू और b + c, फिर बाद में फर्स्ट वैल्यू पहले b से भी मल्टीप्लाई हो, फिर c से भी मल्टीप्लाई हो, और 2 साइंस हो, एक में मल्टीप्लाई प्लस और फिर आगे दोनों को खोल के लिखें, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
यूनिट 3 में जो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव में 2 वैल्यूज़ होती हैं, एसोसिएटिव में 3 और डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट हैंड साइड पर 3 और राइट हैंड साइड में उसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं तो वो 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 5/6। इसका हम ब्रैकेट मेंटेन रखेंगे क्योंकि सेंटर में प्लस आ गया। पहले हमने इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, सेंटर में प्लस और माइनस आ जाए, हमने उस वैल्यू का क्या लेना होता है, एलसीएम। 2 और 6 का हम ले लेंगे एलसीएम। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो हमारा क्या एलसीएम आया, 2 × 3 = 6। अब हमने 2/3 वाली टर्म को ऐसे ही नीचे उतार लेना है और ये एलसीएम में लिख देना है। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये दोनों वैल्यू सेम है तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई 3 में 5 प्लस किए 8, 8/6। ये कोई भी टर्म कटती है उसे काट देनी है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। आगे कुछ भी नहीं कटता तो 8 1 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 5 ज़ा 10, 3 6 ज़ा 18। ये ऊपर नीचे कट सकते हैं, काट देना। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अब हमारी टर्म बनी है 1/3 प्लस 5/9। अब सिंपली हमने 3 और 9 का एलसीएम लेना है क्योंकि सेंटर में प्लस आ गया। 3 और 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 9। तो हमने 9 का एलसीएम लिया। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 9 और 9 सेम वैल्यूज़ है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई तो ये भी हमारे दोनों इक्वल आ गए। और ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बस इसमें इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें बस इतनी चीज़ का डिफरेंस है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके सेंटर में प्लस था, इसमें माइनस है। लेकिन अगर प्लस और माइनस जो भी आ जाए, हमने उस सेंटर वैल्यू उस वैल्यू का एलसीएम ही लेना होता है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को लिया, इसकी एलसीएम लिया और देन सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आया। राइट हैंड साइड में भी कटिंग वगैरह करके हमारे पास ये आंसर आया। दोनों आंसर सेम है। अब इतने प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए, अब आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ जानी चाहिए इजीली। सो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, एलसीएम लिया, देन सिंप्लीफाई किया, कटिंग किया, गेटिंग द आंसर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया तो यानी हमारा आंसर ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। इसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज रह जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, देन उसकी ब्रैकेट को सॉल्व किया और फिर जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने कटिंग किया। 7 7 ज़ा 49, 7 11 ज़ा 77, 24 से कट गया और 11/7 हमारे पास आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पे प्लस आना। एंड देन नीचे भी पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, देन आपने साइंस की तरफ आना होता है। फिर हमने मल्टीप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व किया, पार्ट सॉल्व किया। फिर हमने दोनों बेस सेम आ गई थी, डिनोमिनेटर सेम आ गया था,
तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ प्लस कर लेते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अब हम फर्दर ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का। सो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। Our rational number can be written exactly. Rational number 1/3 इसके फॉर्म में लिखा जाता है ना, यानी 1:3, तो ये एक रेशो की फॉर्म में होता है। द रियल नंबर इंक्लूड्स आर रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन तो 1/3 है, फिर वो पॉइंट्स में बन जाएगी, यानी वो फिर इरेशनल नंबर बन जाएगा, तो हम इसे इरेशनल पे ही टिक करेंगे। If a number can be written in the form of P/Q, we say it as a rational and irrational. P/Q की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो ये रैशनल नंबर होता है। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, जिसे हमने 3.1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर कम्प्लीटली फिल अ नंबर लाइन पे हम एक रियल नंबर ही अप्लाई करते हैं। अब हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं। A rational number is a number that can be written in the form of। rational number ऊपर भी बताया कि किस तरह लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्म में। The approximate value of पाई का पाई कैलकुलेट वैल्यू है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता या कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो पहले से ही कैलकुलेटर साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की हुई है। तो 3.14 इसका आंसर है। 1/5 + 4/5 - 2/5, तो जिनके LCM सेम होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम सिंपली चेक कर लेते हैं। 1 में 5 प्लस किए तो 1 में 4 प्लस किए 5 आया, 5 में 2 का माइनस किए तो आंसर क्या है? +3। तो 3/5 हमारा आंसर है। अगर वो कह रहा है P/Q एंड R/S 2 रैशनल नंबर है, तो इनका सब्ट्रैक्ट क्या होगा? तो इसका सब्ट्रैक्ट क्या होगा? जो नंबर्स होते हैं उनका हम LCM ले लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह कोई अल्फ़ाबेट्स में चीज़ आ जाए तो दोनों चीज़ों को ऐसे लिख लेना होता है QS। अब इसमें से Q कट गया, S बचा, यानी SP/S आपस में मल्टीप्लाई हुए, हमारा ये आंसर आया, माइनस का साइन। अब S और S आपस में कट गए, जो रिमेनिंग बचे Q और R, तो हमारा ये आंसर आ गया, PS - QR/QS। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। ये तो एज इट इज़ लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, लेकिन ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे, 2 से कट गया, माइनस से कट गया, हमारे पास क्या आंसर आया? 1/2। ये बुक का टाइटल है, इस बुक का चैप्टर नंबर 3 आज डिस्कस किया है। मेरा फुल डे आज इस चैप्टर पे लगा है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को रायगा मत भेजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों को भेजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फुल वीडियो भी देखिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर Saida Glani 1512 and watching full video.